हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आप सबको पता है कि एफआईयू की जो रजिस्ट्रेशन नहीं थी, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंजेस थी, उन्होंने एफआईयू से रजिस्टर नहीं किया था। तो उसके बाद एफआईयू ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे लिंक्स यहाँ पे चलेंगे नहीं, ना ही तुम्हारे एप्पल का जो एप्पल का आईओएस का जो स्टोर है या जो गूगल का प्ले स्टोर है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं होगी। और वही हुआ, एक के बाद एक जितनी भी फॉरेन एक्सचेंजेस की जो ऐप थी, वो उसको इंडिया से प्ले स्टोर से और एप्पल का जो स्टोर है, वहाँ से हटा दिया गया था और कोई भी लिंक आज की डेट में इंडिया में किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का चलता नहीं है। अब एफआईयू ने बोला था कि आके मेरे पास रजिस्टर करो, अगर मेरे पास रजिस्टर करोगे उसके बाद देन योर एप्लीकेशन विल गेट रिस्टोर्ड। सो इसमें जो सबसे पहला कदम जिसने उठाया है वो है कूकॉइन की जो एक्सचेंज है। जो कूकॉइन की क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने एफआईयू के पास आके रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसके बाद अब कूकॉइन की जो ऐप है वो पहली ऐप बन गई है, फॉरेन ऐप, जो कि इंडिया में आपके प्ले स्टोर पे और गूगल का जो प्ले स्टोर है और एप्पल का जो स्टोर है उस पे अवेलेबल हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो ये मत सोचिए कि वो परमानेंट है। आज नहीं तो कल वो हट जाएगी, क्योंकि ये क्लियर है कि एफआईयू के पास उन्होंने पहली लिस्ट निकाली थी। उसके बाद एफआईयू की हर उस एप्लीकेशन पे नज़र है, जो कि फॉरेन एप्लीकेशन है, फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज है और एफआईयू के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो कुकॉइन पहली ऐप बन गई जो एफआईयू पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एफआईयू की रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैंने पहले भी वीडियोज़ में कवर किया है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एफआईयू की रजिस्ट्रेशन का मतलब सिंपल ये है कि अब कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है, वो कुकॉइन को अगर लगता है कि यार ये इंडिया से कोई एक अकाउंट है जिसके अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। सस्पिशियस एक्टिविटी का मतलब है एक्टिविटी रिलेटेड टू टैक्स इवेजन, एक्टिविटी रिलेटेड टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कुछ ऐसी दो 2-3 कैटेगरीज़ में अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ॉल होती है और जो इल्लीगल है या सस्पिशियस लगती है, तो वो एफआईयू को रिपोर्ट करेगा। एफआईयू क्या करेगा? एफआईयू के पास जैसे ही वो रिपोर्टिंग आएगी, एफआईयू उसके बाद रिलेवेंट जो अथॉरिटीज़ है, उनको वो ट्रांज़ैक्शंस फॉरवर्ड कर देगा। जैसे कि सपोज़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो उसे ईडी को फॉरवर्ड कर देगा। कोई टैक्स से रिलेटेड है, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा। ये तो हो गया कि कुकॉइन इनिशिएटिव लेगा और ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में एक एक मंथली या हर 15 दिन पे रिपोर्ट करना है, ये फॉर्मेट पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराई गई है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ही सीधा ये है कि फॉरेन एक्सचेंजेस अब कहीं कंप्लायंस में आ जाए, ठीक है? तो ये हो गया कुकॉइन की खबर। अब चलते हैं हम दूसरी कुछ खबरों पे। सबसे पहले अब हम जब भी शुरुआत किया करेंगे ना, तो उसको इस डैशबोर्ड से शुरुआत किया करेंगे। बिटकॉइन डॉट क्लार्कमूडी.com पे आप जाके आप भी ये डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा बिटकॉइन का पूरा डैशबोर्ड बताता है, क्या बिटकॉइन का इस टाइम प्राइस चल रहा है, क्या सैट्स मिलते हैं $1 में, ऑल टाइम हाई कितना था, ऑल टाइम हाई से नीचे कितना चल रहा है बिटकॉइन, कब उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, गोल्ड का क्या चल रहा है। अगर गोल्ड की मार्केट देखें तो बिटकॉइन इस टाइम सिर्फ 9.41% है गोल्ड की टोटल मार्केट कैप से। तो इस अभी बिटकॉइन के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम सिर्फ गोल्ड की ही बात करें, तो गोल्ड का भी अभी 10% बिटकॉइन ने अचीव नहीं किया है। कॉर्पोरेट ट्रेजरीज़ कितने कॉर्पोरेट्स के पास बिटकॉइन है, आप यहाँ देख सकते हो कि 11.62% बिटकॉइन की सप्लाई कॉर्पोरेट्स के पास है। टोटल बिटकॉइन की इस टाइम सप्लाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाल्विंग का क्या सीन है। हाल्विंग 20 अप्रैल के आसपास आएगी, 2460 ब्लॉक दूर हैं हम हाल्विंग से। माइनिंग में डिफ़िकल्टी लेवल क्या चल रहा है, चूँकि ऑब्वियसली अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट? तो ये कुछ इस तरीके का ये एक डैशबोर्ड है जो आपको सब चीज़ें एक ही जगह पे सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है? तो अच्छा डैशबोर्ड है। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है, खबर ये है कि देखो आप अ टेदर ने जो अपने रिज़र्व्स हैं, उसके अंदर 5.1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन रख ली है। टेदर क्या है? एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन वो इश्यू करते हैं उसके और हर स्टेबल कॉइन के पीछे वो कहते हैं कि भई अगर मार्केट में 10 स्टेबल कॉइन है या 50 स्टेबल कॉइन है, तो पीछे $50 उनके पास रिज़र्व्स में है। तो रिज़र्व के अंदर वो तरह-तरह की चीज़ें रखते हैं। जैसे आज अगर स्टेबल कॉइन का अगर मैं एक मार्केट कैप यहाँ पे देखते हैं हम, स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप। कॉइन गेको पे हम गए।
हमने सपोज़ यूएसडीटी का अगर हम स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप देखें तो 105 बिलियन यूएस डॉलर है। तो 105 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब ये है कि पीछे उन्होंने 105 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज़ रखी होंगी, फंड्स रखे होंगे। इस बात को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये, इसको मैं समझाता हूँ। तो 105 बिलियन यूएस डॉलर के पीछे 105 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ स्टॉक्स, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब रखे होंगे। टेलर को ये पता है कि यार ये जितनी भी जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कल को ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर सकती है फ्यूचर में। अगर कोई मैक्रो के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हो रही है, डेट क्राइसिस हो रही है, अगर सपोज़ कल को यूएस ही डिफ़ॉल्ट कर दे, तो यूएस की जो इक्विटीज़, ट्रेज़रीज़, बॉन्ड्स उन सब की वैल्यू गिर जाएगी। तो वो धीरे-धीरे क्या कर रहा है कि वो बिटकॉइन को अपने रिज़र्व में बढ़ा रहा है। इसीलिए टेलर ने ये डिसाइड किया कि जितना उनको प्रॉफ़िट होगा, उसका 15% मतलब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि टेलर ने बोला है कि आप ये देखो कि उनका टोटल जितना भी प्रॉफ़िट होगा, उसका 15% वो बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो बिटकॉइन में इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट क्लास है जो टेलर को भी लगता है, जबकि टेलर ने इथेरियम पे अपने आप को मिंट किया है। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर कोई परफेक्ट रिज़र्व स्टेबल कॉइन के पीछे हो सकता है जो कि स्टेबल रहे, मतलब जो ख़त्म ना हो। तो स्टेबल का मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है, स्टेबल का मतलब है कि एक्जिस्टेंस में रहे, ज़ीरो ना हो जाए, तो वो बिटकॉइन है। तो इसीलिए वो 5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन स्टेबल कॉइन अपने पीछे रख लिया है। फेडरल रिज़र्व को देखो, फेडरल रिज़र्व ने 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है, वो प्रॉफ़िट में अभी बेचा नहीं है, लेकिन 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है उन्होंने मूव किए हैं कॉइन बेस पे। जो यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को सीज़ करती है, अलग-अलग लोगों से जो क्राइम होता है, उसको फिर वो रखती है, होल्ड करके रखती है कुछ सालों तक और उसके बाद वो बेच देती है। पास्ट में भी ऐसा किया है, अब फिर से वो 2 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन बेच रहे हैं, जो उन्होंने सिल्क रोड वॉलेट से सीज़ किए थे। अब वो है तो ट्रेडर मेंटालिटी, अगर इससे पता लगता है कि क्योंकि ये देखो कि 2 चीज़ें यहाँ से हैं। एक तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिंग मेंटालिटी की है। वो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा उसके पास पेशेंस नहीं है। जैसे ही उसको लगा कि यार प्रॉफ़िट बनाने की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, तो वो प्रॉफ़िट वो सेल करके निकल रहे हैं। वो कोई एल साल्वाडोर नहीं है। लेकिन कल यूएस को ये भी दिखा होगा कि यार उसने 2 बिलियन यूएस डॉलर मूव किए कॉइनबेस पे सिर्फ़ $1.5 के फीस देके। $1.5 की फीस दी और 2 बिलियन यू उसने 2 बिलियन यूएस डॉलर मूव कर दिए। यूएस गवर्नमेंट भी सोच रही होगी कि अगर हम बैंक के थ्रू मूव करते तो पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते, है ना? बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है वो इथेरियम और बिटकॉइन को जब हम कंपेयर करें तो बिटकॉइन बुल मार्केट में क्या होता है कि जब तक बुल मार्केट आती है तब उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है एसेट क्लास में। अगर वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है तो मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस टाइम बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी इज़ फार हायर देन इथेरियम। अगर हम इसको इस चार्ट में देखने की कोशिश करें तो 30 दिन की अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी देखें तो बिटकॉइन इज़ लाइक more volatile than Ethereum, which shows that interest in Bitcoin is far far greater than Ethereum। और Ethereum की जब बात करें तो Ethereum का हाल इस टाइम ये हो चुका है कि मैंने एक पोल चलाया जिसमें मैंने पूछा कि क्या कोई L1 है जो Ethereum को फ्लिप कर देगी इस बुल मार्केट में? तो 51% लोगों का कहना है कि नहीं करेगी, लेकिन 49% में लोगों का मानना है मोटा-मोटा कि येस फ्लिप कर देगी। तो अब 50-50 का मामला है कि जहाँ पे 50% लोगों को लगता है कि इस बुल रन में हो सकता है सोलाना इथेरियम को फ्लिप कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रेस्केल से फंड्स निकल रहे थे। ग्रेस्केल का जो बिटकॉइन का ट्रस्ट है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रेस्केल से ज़्यादा आर्क इन्वेस्ट जो है, तो आर्क इन्वेस्ट ने 88 मिलियन यूएस डॉलर निकली। ये अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि ग्रेस्केल से पहली बार हमेशा ग्रेस्केल लीड करता था फंड्स आउटफ्लो में। अब आर्क इन्वेस्ट ने उसको सुपरसीड कर दिया है। तो ये अच्छा साइन है कि क्योंकि कहीं न कहीं अब ग्रेस्केल के अंदर सैचुरेशन आ रही है। उसके अंदर से जितने फंड निकलने थे निकल चुके हैं। गोल्ड अपना कमबैक कर रहा है। गोल्ड जो था 34 आउंस के अंदर आपको 1 बिटकॉइन मिलता था। अब 32 आउंस के अंदर 1 बिटकॉइन मिल रहा है, मतलब गोल्ड ने रिकवरी करी है। सीन क्यों ये रिकवरी कर रहा है, क्यों गोल्ड बढ़ रहा है, क्यों बिटकॉइन बढ़ रहा है, इसको मैं अगले ट्वीट में दिखाऊँगा। इस ट्वीट को देखो, हर चीज़ ऐसा नहीं है, बिटकॉइन का कर्व नहीं है। ये बिटकॉइन का कर्व नहीं है, ये यूएस डेट का कर्व है। ये यूएस डेट का चार्ट है। तो हर चीज़ बिटकॉइन की तरह पैराबोलिक नहीं बढ़ रही है, यूएस डेट भी बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर यहाँ पे बालाजी का ट्वीट है। बालाजी का ट्वीट ये कह रहा है कि हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं,
राइट? वो 1.6 ट्रिलियन जो है यूएस सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट्स में डॉलर जो पेमेंट के अंदर यूज़ होगा। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, जो यूएस का डेट है, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करता है, उसके अंदर 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट हो चुका है। अगर इसको उसने पास्ट में कंपैरिज़न किया कि ये इतना बड़ा हो गया है कि 1991 में सिर्फ़ हमारा 304 बिलियन यूएस डॉलर जाता था इंटरेस्ट में, 2021 में 588 बिलियन, 2023 में जो क्वार्टर 2 था उसमें 900 बिलियन, और अब क्या कह रहे हैं कि 3 डिकेड का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, वो अब हमने सिर्फ़ 7 क्वार्टर के अंदर ऐड कर ली है। तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स अमेरिका का इतना ज़्यादा हो गया है कि फॉर हाउ लॉन्ग दे विल बी एबल टू सस्टेन इट। यही कारण है कि आप देख रहे हो कि ये अ, जो गोल्ड है और बिटकॉइन है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? अगर हम बात करें यहाँ पे इन कर्व्स की, कि देखिए जब-जब जैसे-जैसे वक़्त बढ़ रहा है, तो हाल्विंग के बाद जो साइकिल होती है, उसमें जो पहले की साइकिल्स में जो रिटर्न थी, जैसे कि फर्स्ट साइकिल में टू 20,000% का रिटर्न था, सेकंड साइकिल में 8,000% का, थर्ड साइकिल में 1,000% का, और अभी फोर्थ साइकिल में 600% का रिटर्न है। अगर बिटकॉइन की इस साइकिल को, पिछली साइकिल को अगर बीट करना है, इस वाली साइकिल को पिछली साइकिल को बीट करना है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो बिटकॉइन हैज़ टू गो $1,20,000 टू एक्सीड द प्रीवियस साइकिल के रिटर्न। जैसे-जैसे वक़्त हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली पिछले साइकिल्स की तरह तो रिटर्न्स नहीं आएँगे, बट जैसे-जैसे एडॉप्शन बढ़ रही है, रिटर्न्स भी उस हिसाब से पिछले सालों के मुकाबले ऑब्वियसली कम होते चले जाएँगे। कॉइनबेस के जो सीएफओ है, उनका कहना है कि इथेरियम इज़ अनलाइकली टू बी क्लासिफाइड एज़ सिक्योरिटी। इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख चेक कर सकते हो कि कॉइनबेस का मानना है कि इथेरियम सिक्योरिटी नहीं है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फ़रवरी के जो मार्च के अंदर 3x ज़्यादा वॉल्यूम था। बिटकॉइन के जो स्पॉट ईटीएफ्स हैं, उसमें 111 बिलियन यूएस डॉलर का अ, वॉल्यूम रहा। ठीक है? तो ये थे आज की कुछ ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबरें पसंद आई होंगी, कुकॉइन वाली अपडेट, और ख़ासकर से यूएस गवर्नमेंट प्रॉफ़िट कमा रही है। जो उसके पास बिटकॉइन थे उसको होल्ड कर रही है, फिर जब टाइम आ रहा है, अभी भी उन्होंने पहले बेच दिया, उनको लगता है टॉप है, बट ये टॉप नहीं है। बट ऑब्वियसली यू नो यूएस गवर्नमेंट इज़ अ, ऑपरेटिंग विद अ ट्रेडर मेंटालिटी। बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की न्यूज़ है वो है टेदर। टेदर जिस हिसाब से बिटकॉइन को अपने रिजर्व्स में बढ़ा रहा है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। कहीं न कहीं ये सिग्नल है कि उसके पास जो और रिजर्व्स हैं, उस पे उसे इतना ट्रस्ट नहीं है। ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, तो जाते-जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर देगा और कमेंट कर देगा। थैंक यू।